नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, घंटे के बटन को भी जरूर दबा देना मेरे दोस्तों। आगे हम चर्चा करते हैं बेंथम के सुधारवादी विचार क्या क्या है, कौन कौन से क्षेत्रों में उन्होंने सुधार किया, ध्यान दो। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बेंथम को सुधारवादी विचारक क्यों कहते हैं। ध्यान देने की बात है कि बेंथम को दार्शनिक नहीं कहा जाता है। उन्होंने किसी प्रकार की कल्पना नहीं की थी, उन्होंने प्रत्यक्ष और अनुभव के आधार पर अपना सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये सिद्धांत, ये शब्दावली किसने दी थी, ये कथन किसने दिया था? बेंथम ने दिया था मेरे दोस्तों, ध्यान दें। और बेंथम ने ये कहाँ से प्राप्त किया था वो मैंने आपको बता दिया था, हचिसन, प्रिस्टले, होम, वो सब पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये कथन बेंथम का है। तो ध्यान दो, इस अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो, इसके लिए बेंथम ने तत्कालिक इंग्लैंड की शासन व्यवस्था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था आदि में सुधार करने का सुझाव दिया था मेरे दोस्तों। और ध्यान दो, जब वहाँ उसने सुझाव की बात की थी कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो, इसके लिए उसने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में सुझाव दिया था और उन सुझावों को लोगों ने माना भी। और न केवल इंग्लैंड में, दुनिया के कई देशों में उनके सुझावों को माना और अपने संविधान के अंदर उनका संशोधन किया उनके सुझावों के कारण। तो ध्यान देने की बात है कि वो कौन कौन से देश हैं जिनके अंदर बेंथम के सुझावों को, बेंथम के सुधारवादी विचारों को अपनाया गया था। तो ध्यान रखें आप भाई, इंग्लैंड तो हाई, लंदन में पैदा हुए, लंदन में जन्म हुआ था बेंथम का, तो इंग्लैंड तो मुख्य रूप से ही है ही। पुर्तगाल है, फ्रांस है, रूस है और मिस्र है। ये ऐसे देश है जिनके अंदर बेंथम के विचारों को अपनाया, बेंथम के जो सुधारवादी जो व्यवस्था थी उसको अपनाया। तो ये देश है इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, रूस और मिस्र। इंग्लैंड तो है ही, इंग्लैंड ने तो सुधारा अपनी राजनीतिक व्यवस्था को। बाकी पुर्तगाल के अंदर, फ्रांस के अंदर, रूस के अंदर और मिस्र के अंदर भी उसने राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने की बात की थी। और न केवल सुधारने की बात की थी, इन देशों ने अपने संविधानों के अंदर राजनीतिक व्यवस्था को सुधारा बेंथम के सुझाव के कारण। अब ध्यान दो, आपके, और ये मैं बात करूं आपसे कि अब बेंथम को सुधारवादी विचारक कहा जाता है, लेकिन दो व्यक्ति ऐसे हैं जो उनके सुधारवादी विचारों को स्पष्ट रूप से समझाने की बात की हमारे सामने। तो मैं आपके लिख रहा हूं यहां पर, याद रखना आप। सेबाइन क्या कहते हैं? सामाजिक दर्शन के इतिहास में ऐसे विचारक कम ही हुए हैं जिन्होंने इतना व्यापक और इतना उपयोगी प्रभाव डाला है। तो ये बात सेबाइन क्या कह रहे हैं
कि बेंथम सुधारवादी विचारक है। उन्होंने इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था, कानून संबंधी व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं के अंदर सुधार किया। तो उसकी प्रशंसा में क्या कहते हैं सेहबाइन, सामाजिक दर्शन के इतिहास में ऐसे विचारक कम ही हुए हैं जिन्होंने इतना व्यापक और इतना उपयोगी प्रभाव डाला है। तो इतना उपयोगी प्रभाव डाला है कि उनके विचारों को दुनिया के कई देशों के अंदर अपनाया है और अपने संविधानों में संशोधन किया है। जैसे पुर्तगाल है, रूस है, मिस्र है, ठीक है, ये देश है। आगे बात करते हैं। इसी प्रकार से मैक्सी भी कह रहे हैं। मैक्सी क्या कहते हैं, मैक्सी कह रहे हैं, मैक्सी क्या कहते हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि जिन सुधारों का बेंथम ने इतनी तत्परता और लाभ के साथ समर्थन किया था, उनमें से अनेक सुधार आज विभिन्न देशों में विधि का रूप ले चुके हैं। मैक्सी ने भी बेंथम महोदय की प्रशंसा की है कि वो सुधारवादी थे और उन सुधारवादी विचारों के कारण कई देशों के अंदर संविधानों में परिवर्तन हुआ और उनके सुझावों के कारण कानून और नियम बने, ठीक है। तो मैक्सी क्या कह रहे हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिन सुधारों का बेंथम ने इतनी तत्परता और लाभ के साथ समर्थन किया था, इनमें से अनेक सुधार आज विभिन्न देशों में विधि का रूप ले चुके। यानी कि बेंथम ने जो सुझाव दिया वो सुझाव दुनिया के कई देशों में कानून बन गए, विधि बन गई। तो ये बात मैक्सी कह रहे हैं, तो ये आप याद कर लेना। आगे बात करते हैं कि बेंथम ने कौन कौन से क्षेत्रों को सुधारने की बात की थी मेरे दोस्तों। आगे बात करेंगे अपन। तो बेंथम ने सुधार की बात की थी, वो कहते हैं कि राज्य जैसी संस्था में भी सुधार हो, ठीक है, कोई स्वार्थी न हो, न्याय व्यवस्था में सुधार हो, दंड व्यवस्था में सुधार हो, कानून या विधि शब्द में भी क्या हो, सुधार हो, ठीक है। आगे बात करते हैं कि शासन संबंधी व्यवस्था में सुधार हो, और जेल व्यवस्था में सुधार हो, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से बेंथम एक राजनीतिक व्यवस्था में, संविधान की व्यवस्था में, राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के अंदर कुछ सुझाव देते हैं सुधारने के लिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब आगे सबसे पहले अपन बात करते हैं, जहाँ पे एग्जाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने, वहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्याय व्यवस्था कि न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए बेंथम महोदय ने क्या कहा था। न्याय व्यवस्था में बेंथम महोदय ने जब कानून की पढ़ाई कर ली थी, बैरिस्ट्री की परीक्षा पास कर ली थी, उस समय उन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का याद रखना, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। ये बुक किसकी है, 1776 में लिखी गई थी। बेंथम ने सबसे पहले पुस्तक लिखी थी फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। उसके अंदर ये लिखा था कि इंग्लैंड की
जो कानून व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, वो क्या है? गलत है। वो क्या है? गलत है। तो न्याय व्यवस्था के बारे में उसने इसमें कहा और कानून से संबंधित व्यवस्था को सुधारने की बात इसमें की थी, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट के अंदर। तो उसने कहा कि जो न्याय है वो इंग्लैंड के अंदर बहुत गलत है, ऊंचा न्याय है, लोग उसको न्याय को खरीदने के लिए पैसा देते हैं, लोगों की जेब से पैसा निकलते हैं। तो जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनको बेंथम ने क्या कहा? यहां से कई बार प्रश्न आते हैं। तो न्यायाधीशों को बेंथम मोबने ने क्या कहा? एक निगम कहा, या ऐसे भी आ सकता है कि न्यायाधीशों को एक कंपनी किसने कहा? ठीक है, एक लिमिटेड कॉरपोरेशन के रूप में न्यायाधीशों को जाना जाता है बेंथम के अकॉर्डिंग। तो न्यायाधीशों को एक निगम कहा, एक कंपनी कहा, और या न्यायाधीशों को व्यापारिक किसने कहा? कि न्यायाधीश लोग जैसे व्यापार में अपना लाभ कमाने के लिए वस्तु को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उसी प्रकार से न्यायाधीश क्या करते हैं कि फैसला सुनाने के लिए पैसा लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो एक व्यापारिक संज्ञा दी है न्यायाधीशों को, एक निगम कहा है, एक कंपनी कहा है, एक व्यापार कहा है न्यायाधीशों को। तो बेंथम को ये न्याय अच्छा नहीं लगा। तो बेंथम ये कहना चाहता है कि गरीबों को भी आसानी से न्याय मिल सके। तो उसने ये कहा कि न्यायाधीश जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश इंग्लैंड के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं, जैसे एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और उसके नीचे बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं मेरे दोस्तों। अपने भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है भारत के अंदर, तो उसके नीचे बहुत सारे न्यायाधीश है, 1 2 3 4 5 है, ये बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक मुख्य न्यायाधीश तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके जो नीचे ये जो न्यायाधीश है, ये न्याय को खरीदते हैं, बेचते हैं। तो बेंथम क्या कहते हैं कि इंग्लैंड के अंदर जो न्यायाधीश है, वहाँ पर न्याय को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो ये जो न्याय है बहुत महंगा बेचा जाता है, इसमें गरीब आदमी इसका मूल्य नहीं चुका सकता है, तो वो न्याय से वंचित रह जाता है। ये कथन किसने कहा था? बेंथम ने कहा था। तो इसको सुधारने के लिए क्या कहा उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये ज़्यादा जो न्यायाधीश होते हैं, ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए, या तो एक न्यायाधीश हो या कोई 2 न्यायाधीश हो। 1 या 2 न्यायाधीश होंगे तो न्याय बिल्कुल पक्ष में रहेगा, और दूध का दूध पानी का पानी जैसी जो शब्दावली है, जो कथन है, उसके अकॉर्डिंग न्याय होगा मेरे दोस्तों। तो न्यायाधीश ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 या 2 होने चाहिए, ताकि निष्पक्ष न्याय हो सके। और दूसरा उसने ये कहा था कि ये जो न्यायाधीश यहाँ पर जो फैसला सुनाते हैं, इसकी जगह पर उसने एक कहा था जूरी प्रथा या जूरी मंडल। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये याद रखना, आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पश्चिमी विचारक है जिसने अपने न्याय को सुधारने के लिए जूरी प्रथा या जूरी समूह, ठीक है, या जूरी मंडल का प्रयोग किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जूरी प्रथा या जूरी मंडल या जूरी समूह, ठीक है, जूरी समूह जैसी शब्दावली किसने दी? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए मेरे दोस्तों? बेंथम आना चाहिए। आप गलत करके मत आना। उसने कहा कि ये जो न्याय है, इन न्यायाधीशों की जगह क्या होना चाहिए? न्यायाधीश प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, न्यायाधीश नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह क्या होना चाहिए? जूरी प्रथा होनी चाहिए। क्योंकि ये न्यायाधीश लोग तो क्या है, न्याय सुनाने के लिए पैसा लेते हैं। अब ठीक है मेरे दोस्तों, पैसा हड़पते हैं, तो ये तो व्यापारिक बन गए, तो यहाँ पर न्याय कहाँ मिल रहा है या न्याय नहीं मिल रहा है। तो उसने न्याय की व्यवस्था सुधारने के लिए जूरी प्रथा की बात की थी। तो यह याद रखना। तो जूरी प्रथा क्या होती है वो थोड़ा सा देखिए मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूरी प्रथा, जैसे ये कोई क्षेत्र है, और ये मान लीजिए एक जिला है, तो जिला के अंदर जो भी मतदाता सूची है,
उसके अंदर से ये जूरी प्रथा के लोग चुने जाएंगे। जो कौन चुने जाएंगे? जो मतदाता सूची के अंदर जिनका नाम है। तो ये कोई विशेषज्ञ नहीं होते हैं, ठीक है। एक इनको नियुक्त कर लिया जाता है कि 1500, 2000, 3000, तो उन लोगों में से ये चुने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 12 से लेकर 15 लोगों का एक समूह होता है, जिसको क्या कहेंगे? जूरी प्रथा, जूरी मंडल, जूरी समूह कहेंगे। ये किस में से आएंगे? इस एक क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में से ये नाम रहेगा। कहने का मतलब जिनका मतदाता सूची में नाम है वो लोग, उन लोगों में से ये 12 से लेकर 15 तक लोग चुने जाएंगे। तो ये एक जूरी मंडल होगा। ये निर्णय करेगा न्याय का कि सही या गलत कौन है, ठीक है। और यहाँ पर किसी प्रकार का पैसा, न्याय के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। तो ये है जूरी मंडल, जूरी समूह, जूरी प्रथा, ठीक है मेरे दोस्तों। जब एक केस का न्याय हो गया, एक मुकदमे का न्याय हो गया, तो ये जूरी समूह उसी समय क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लैंड के अंदर 5 केस चल रहे हैं, तो 5 केसों के लिए अलग अलग जूरी प्रथा होनी चाहिए। इस प्रकार का सुझाव कौन दे रहे हैं? बेंथम दे रहे हैं, ठीक है। तो हर केस के लिए, हर मुकदमे के लिए अलग अलग जूरी प्रथा होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे जूरी प्रथा क्या है मेरे दोस्तों। तो आपको इतना ही याद रखना, जूरी शब्दावली, जूरी प्रथा, जूरी मंडल, जूरी समूह की शब्दावली किसकी है? तो बेंथम ने ये सुझाव दिया था न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए मेरे दोस्तों। तो बेंथम क्या चाहता था कि न्याय सबको अच्छा मिले, न्याय निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, न्याय सापेक्ष होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। और न्याय सापेक्ष करने के लिए उसने जूरी प्रथा का सुझाव दिया था। तो ये जूरी प्रथा आप याद रखेंगे मेरे दोस्तों। और ये जूरी प्रथा के अंदर कैसे ये उस क्षेत्र के मतदाता सूची में से जो लोग हैं, मतदाता सूची में जो नाम लिखे हुए हैं, वो उनका नियुक्त कैसे होगा? जूरी मंडल में नियुक्त कैसे होंगे? तो वो कहते हैं कि लॉटरी के माध्यम से नियुक्त होंगे। तो अब जो वाद और प्रतिवाद है, पक्ष और विपक्ष है, उनको पता नहीं चलेगा कि हमारा फैसला कौन से जूरी मंडल करेगा, कौन से लोग करेंगे। और ये याद रखना कि एक जूरी मंडल के जो लोग एक बार फैसला सुना देते हैं, वो 5 से 10 साल बाद में उनका दोबारा से नंबर आएगा, ठीक है। तो ये पता नहीं रहेगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सा फैसला सुनाएगा, तो पैसा किसको दिया जाएगा, ठीक है। तो वो जो न्याय बेचा जा रहा था, उसको रोकने के लिए बेंथम ने जूरी मंडल, जूरी समूह, जूरी प्रथा का सुझाव दिया था, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन कि और जेल व्यवस्था, अगला पॉइंट है जेल व्यवस्था में सुधार। जेल व्यवस्था में सुधार। बेंथम कहना चाहते हैं कि इंग्लैंड की व्यवस्था के अंदर एक नाबालिग अपराध करता है और एक वयस्क अपराध करता है, दोनों को एक ही जेल में बंद कर देते थे। और जेलों के अंदर अत्याचार होते थे, जेलों के अंदर कठोर कानून थे, जेलों के अंदर उनको अमानवीय व्यवहार करते थे। तो उसको सुधारने के लिए उन्होंने जेल व्यवस्था के लिए उसने क्या सुधार दिया, वो आप अभी देखेंगे। और ध्यान दो, आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर ब्रिटिश शासनकाल में काला पानी की सज़ा दी जाती थी, ठीक है। वीर सावर को काला पानी की सज़ा दी गई हमारे वहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप वहाँ पर। तो काला पानी की सज़ा आप समझ गए होंगे कि क्या है। तो इस तरह की सज़ा दी जाती थी बेमतलब के अंदर। आपको पता है कि रोलेक्ट कानून 1919 जो था, और उसको बिना वकील बिना दलील वाला कानून कहते हैं। तो इस प्रकार से लोगों को बेफालतू परेशान किया करते थे। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार की कानून व्यवस्था थी वहाँ पर और किस प्रकार की जेल व्यवस्था हो सकती है वहाँ पर। तो उन्होंने क्या है कि जेल व्यवस्था को सुधारने के लिए उसने क्या है कि पेनोप्टिकन व्यवस्था दी थी। पेनोप्टिकन, यह लिख देता हूँ मैं, पेनोप्टिकन, PANOPTICON। ये याद रखना, अंग्रेजी शब्द भी याद रखना और हिंदी शब्द भी याद रखना, पेनोप्टिकन, पेनोप्टिकन। तो जेलों को सुधारने के लिए उसने जेलों के लिए पेनोप्टिकल सुधार व्यवस्था की बात की थी। अब पेनोप्टिकल सुधार व्यवस्था क्या है? तो उसने कहा था
कि जो एक जेल के अंदर ही कई प्रकार की जेलें होते हैं, अलग अलग अपराधियों को रखा जाता है, लेकिन वहां पर एक ही जेल के अंदर सभी अपराधियों को, कैदियों को रखा जाता था। तो वो कहता है कि अलग जेलों के अंदर अलग अलग अपराधियों को अलग अलग जेलों में रखना चाहिए। तो वो पेनोप्टिकन व्यवस्था की बात करता है। वो क्या होती है? वो कहते हैं कि जेल क्या होनी चाहिए? अर्धचंद्राकार। कैसी होनी चाहिए? अर्धचंद्राकार होनी चाहिए, इस प्रकार से। ये जेल व्यवस्था के बारे में उसने कहा कि जेल कैसी होनी चाहिए? अर्धचंद्राकार होनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, ये अर्धचंद्राकार जेल होनी चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, और इस प्रकार से जेल होनी चाहिए। और यहां पर जो एक जेलर होता है, जो जेल का मुख्य जो अधिकारी होता है, जो जेलर होता है, जो यहां पर उसको बैठना चाहिए, ये उसकी यहां पर सीट होनी चाहिए, बैठना चाहिए, इसकी सीट होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की जेलों की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्धचंद्राकार जेल बननी चाहिए, ताकि एक ही व्यक्ति उनके ऊपर निगरानी कर सके, देख सके कि कैदी कौन सा काम कर रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था उसने पेनोप्टिकन व्यवस्था क्यों दी? ताकि उनको सुधारा जा सके कि ये आदमी क्या कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा, उसका व्यवहार गलत है तो उसको वहां पर दंड देना चाहिए मेरे दोस्तों। तो कैदियों को सुधारने के लिए उसने जेल व्यवस्था को सुधारने की बात की थी सबसे पहले, कि जेल ऐसी होनी चाहिए, अर्धचंद्राकार आकृति में जेलें होनी चाहिए। और जैसे इस जेल के अंदर, इस जेल में अलग अलग अपराधी होने चाहिए, अलग अलग अपराधियों के लिए अलग अलग जेल की व्यवस्था की। वो कैसी? अर्धचंद्राकार दोस्तों। तो ये यहाँ पर बैठा व्यक्ति जेलर सबकी निगरानी रख सके, सबको सुधार सके, इस प्रकार का सुझाव बेंथम महोदय ने दिया था। इसको क्या कहते हैं? पेनोप्टिकन व्यवस्था कहते हैं मेरे दोस्तों। तो ये याद रखना, जेल को सुधारने के लिए पेनोप्टिकन शब्दावली किसने दी? बेंथम ने दी। ठीक है मेरे दोस्तों। तो और ये भी बात की थी कि इन जेल के अंदर रहकर लोगों को नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए, शिक्षा की बात भी की थी, नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, और उन्हें सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो शिक्षा के बारे में भी वो बात करता है कि उनको नैतिक शिक्षा देनी चाहिए वहाँ पर, और औद्योगिक शिक्षा भी देनी चाहिए, औद्योगिक शिक्षा भी देनी चाहिए। ठीक है, ताकि जब वो जेल से छूट जाए तो समाज में उनका भय न रहे कि वो लोग बहुत डेंजर है, वो जेल से छूटकर आए हैं, पहले की तरह पता नहीं हमारे साथ क्या कर देंगे। तो लोगों के अंदर ऐसी भावना न रहे, तो उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, औद्योगिक शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो समाज में सामाजिक भावना से जी सके, नैतिक शिक्षा से, और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। इसलिए उन्हें औद्योगिक शिक्षा के बारे में भी बात की थी। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि जब ये कैदी छूट जाते हैं और जब तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ते हैं, तब तक सरकार को उनको नौकरी की व्यवस्था भी करनी चाहिए, ताकि उनको समाज में मान सम्मान मिल सके। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बेंथम का जेल संबंधी सुधार है। आगे चर्चा करते हैं अपन। तो एक फिसेल फुको विद्वान थे। फिसेल फुको विद्वान ने क्या कहा था कि पेनोप्टिकन को पूंजीवादी राज्य की दंड व्यवस्था का रूप बताया था। किसने? फिसेल फुको ने कहा था कि जो बेंथम की जो पेनोप्टिकन जेल सुधार व्यवस्था है, पेनोप्टिकन को पूंजीवादी राज्य की दंड व्यवस्था का रूप बताया था। तो ये फिसेल फुको याद रखना दोस्तों। अब दंड व्यवस्था के लिए
दंड व्यवस्था में सुधार, दंड व्यवस्था में सुधार, दंड व्यवस्था में सुधार। तो दंड व्यवस्था के लिए वो क्या कहता है, दो बात कहता है, मैं जल्दी समझा देता हूं आपको, टाइम खराब ना हो। प्रतिरोध, प्रतिरोध सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे अपन, डिटरेंट थ्योरी, DETERRENT, डिटरेंट थ्योरी। ठीक है मेरे दोस्त। सुधारात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ठीक है मेरे दोस्तों। तो वो दंड व्यवस्था को सुधारने के लिए दो बात कहता है कि प्रतिरोध सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत। यानी कि दंड इसलिए दिया जाता है कि जो प्रतिरोध सिद्धांत यानी कि उसको अपराध करने से रोका जा सके। ठीक है मेरे दोस्तों। सुधारात्मक यानी कि किसी ने अपराध कर दिया, किसी ने अपराध कर दिया तो अब आगे नहीं करे तो सुधार कैसे किया जाए। ठीक है मेरे दोस्तों। कि प्रतिरोध, उसको अपराध से कैसे रोका जाए, ठीक है, उसको कैसे सुधारा जाए। तो ये दो शब्दावली कहता है दंड व्यवस्था के अंदर, प्रतिरोध सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत। सीधी भाषा में ये है कि किसी ने कोई गलत अपराध कर दिया तो उसको दंड दिया जाना चाहिए, दंड तो दिया जाना चाहिए, दंड के बिना तो अपराध रुकेगा ही नहीं, ये बात बेंथम कह रहा है। लेकिन समान अनुपात में कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसके लिए दंड क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दो व्यक्ति है, समान अनुपात में अपराध किया है तो उसका दंड भी समान होना चाहिए। और दंड ऐसा होना चाहिए कि जितना कष्ट अपराध से हुआ है लोगों को, जितना कष्ट लोगों को अपराध से हुआ है उसकी तुलना में ज़्यादा उसको दंड दिया जाना चाहिए। ये बात बेंथम कहना चाह रहा है मेरे दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दंड के लिए उसने क्या कहा कि जो अपराध से समाज को दो दंड मिल रहा है, जैसे मान लीजिए ये अपराध उसने किया, ठीक है, इस अपराध से 50% नुकसान हो रहा है, 50%, तो उसको दंड मिलना चाहिए 80% या 100%। ठीक है ना। अपराध की तुलना में उसको दंड ज़्यादा मिलना चाहिए ताकि वो सुधर सके। ठीक है, ताकि आगे वो दंड किसी प्रकार का अपराध न करे मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कानून व्यवस्था से संबंधित, कानून व्यवस्था से, कानून या विधि। बेंथम ये कहना चाहता है कि इंग्लैंड में कानून या जो विधि थी वो केवल अमीरों के लिए बनी है। किसके लिए बनी है, अमीरों के लिए बनी है, गरीबों के लिए कानून व्यवस्था है ही नहीं। तो वो कहता है कि कानून सबको समान रूप से लागू हो सके, तो उसने कानून व्यवस्था को भी सुधारने की बात की थी। और कानूनों को क्या है कि उसने क्या है कि संहिताबद्ध किया, अर्थात क्रमबद्ध होने चाहिए कानून, क्रमबद्ध कानून होने चाहिए। और किस चीज़ के लिए कौन सा कानून होना चाहिए, मतलब एक वैज्ञानिक तरीके से कानून बनाने की बात की थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से कानून बनाने की बात की थी। और कानून सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए ताकि आम जनता उसको समझ सके मेरे दोस्तों। तो ये बात बेंथम कानून संबंधी कहता है कि कानून की भाषा अच्छी होनी चाहिए। और ध्यान दो कि कानून की पढ़ाई भी होनी चाहिए, बच्चों को कानून से संबंधित नियम भी बताने चाहिए, कानून कैसे होते हैं। ठीक है, तो कानून की पढ़ाई, कानून से संबंधित जो जानकारी है वो भी बच्चों को देनी चाहिए। तो ये बात कह रहा है बेंथम। आगे बात अपन करते हैं शासन व्यवस्था में सुधार, शासन व्यवस्था में सुधार, शासन व्यवस्था में सुधार। ध्यान दो, जब बेंथम था तो वहाँ का इंग्लैंड का राजा कौन था, जॉर्ज तृतीय था। और तो वहाँ की जो राजसत्ता थी वो गलत थी, राजाशाही जो शासन था इंग्लैंड के अंदर वो गलत था बेंथम के अकॉर्डिंग। ठीक है मेरे दोस्तों। तो उसने शासन व्यवस्था में सुधारने की बात की थी। ठीक है, शासन व्यवस्था में सुधारने के लिए उसने कहा कि जो राजसत्ता है वो नहीं होनी चाहिए, वो कह रहा है कि गणतंत्रीय व्यवस्था होनी चाहिए, गणतंत्रीय
शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, तो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए। बेंथम ने अपना सिद्धांत दिया था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख कौन सी शासन प्रणाली में मुख्य रूप से होगा, तो वो कहता है कि गणतंत्रीय शासन व्यवस्था में लोगों को अधिकतम सुख मिलेगा, अर्थात अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मिलेगा, तो वह गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ मानता है। इसलिए वह इंग्लैंड में सुझाव देता है कि इस जो राजाशाही जो राजसत्ता है उसके स्थान पे क्या होनी चाहिए, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपसे पूछा जाए कि बेंथम ने कौन सी शासन व्यवस्था को अच्छा माना या कौन सी शासन व्यवस्था का समर्थन किया, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि और शासन व्यवस्था में ये कहा कि और इसने जो शासन से संबंधित, जो कानून से संबंधित जो ब्लैक स्टोन की जो टीकाएं थी उनका भी क्या किया था, विरोध किया था। ये भी आप इसमें थोड़ा ध्यान रखना आप। और अब मैं बात करता हूँ शासन व्यवस्था में क्या क्या किया। तो सबसे पहले तो यही आपको याद रखना ही है, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का समर्थन किया। दूसरा आप क्या याद रखोगे कि पुरुषों को वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया। उसका सुधार था कि इंग्लैंड के अंदर जो पुरुष है उन्हीं को ही वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो वो कहता है कि महिलाओं को नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये आपके कथन निष्कर्ष के अंदर प्रश्न आ सकते हैं, या कौन सा वाक्य सही है कौन सा वाक्य गलत है बेंथम के अकॉर्डिंग। तो बेंथम पुरुषों को वयस्क मताधिकार का, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार देता है, लेकिन क्या महिलाओं को देता है क्या? नहीं मेरे दोस्तों, बेंथम महिलाओं को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार नहीं देता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये याद रखना। और ये भी कहता है कि शासन व्यवस्था में केवल ऊंचे लोगों को ही नहीं बैठाना चाहिए, गरीब लोग भी शासन राजनीतिक व्यवस्था में उनको जाना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगली इसके अंदर मैं बात करूं कि तीसरा पॉइंट के अंदर बात करूं मैं उच्च सदन। और इंग्लैंड के अंदर जो उच्च सदन है उसको क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये ऊंचा सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है मेरे दोस्तों, अब बेंथम ये बात कह रहा है कि इंग्लैंड के अंदर जो वहाँ की संसद में जो ऊंचा सदन है जिसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, तो उसको समाप्त कर देना चाहिए। उसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये किसी काम की नहीं है। इसमें ऊंचे लोग आ जाते हैं और सब यूं ही बैठकर चले जाते हैं, कोई समाज को सुधारने की बात नहीं करता है। तो इंग्लैंड का जो ऊंचा सदन है, उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसको समाप्त करने की बात की थी मेरे दोस्तों। ध्यान दो, जब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लैंड के अंदर गृह युद्ध हुआ था, इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था, और गृह युद्ध कब हुआ था वो तारीख याद रखना, 22 अगस्त 1642 से 30 सितंबर 1651 के मध्य। तो इंग्लैंड के अंदर एक गृह युद्ध हुआ था 22 अगस्त 1642 से 30 सितंबर 1651 के बीच में। तो उस गृह युद्ध के अंदर ये देखा गया कि ब्रिटेन की जो संसद का जो ऊंचा सदन है, और ऊंचा सदन का नाम क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कि ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये गृह युद्ध को रोक ही नहीं सकी, ये कोई काम की नहीं है, तो इसको बंद कर देना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, गृह युद्ध के दौरान ऊंचा सदन को इंग्लैंड के अंदर एक बार क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, बंद कर दिया था 19 मार्च 1949 को। ये याद रखना, 1949 नहीं, ये तो नाम आ गया, 1649 के अंदर। तो 19 मार्च
19 मार्च 1649, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 19 मार्च 1649 के समय इंग्लैंड की शासन व्यवस्था के अंदर जो ऊंचा सदन है संसद का, उसको एक बार बंद कर दिया था, लेकिन फिर 1660 के अंदर इसको वापस लागू कर दिया ऊंचा सदन को। तो वही बात बेंथम जी कह रहे हैं कि इंग्लैंड में ऊंचा सदन का कोई काम नहीं है, निरर्थक है, इससे समाज का भला नहीं हो सकता, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख नहीं हो सकता, एक ही सदन काफ़ी है, वही काम कर लेगा। तो ऊंचे सदन को उसने क्या किया, हटाने की बात की थी, बंद करने की बात की थी मेरे दोस्तों। तो ये याद रखना। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इंग्लैंड के अंदर जो 5 साल के लिए चुनाव होते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, जैसे हमारे भारत में होते हैं वैसे, तो वो कह रहा है कि जैसे चुनाव न 2 साल होना चाहिए, न 3 साल होना चाहिए, न 5 साल होना चाहिए। संसद का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, ठीक है, तो वहाँ का जो जहाँ वो संसद थी, वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर जो संसद है, और उसका चुनाव 1 वर्ष वार्षिक होना चाहिए, ठीक है, वार्षिक संसद यानी कि संसद का चुनाव वार्षिक होना चाहिए। तो या 1 वर्षीय संसद, 1 वर्षीय संसद, ठीक है मेरे दोस्तों। तो 1 वर्ष के लिए संसद बननी चाहिए, 1 वर्ष के बाद में वो समाप्त हो जानी चाहिए, फिर दोबारा से चुनाव होना चाहिए। तो ये शब्दावली याद रखना कि वार्षिक संसद की शब्दावली किसकी है, बेंथम की है, और 1 वर्षीय संसद की शब्दावली भी किसकी है, बेंथम की है। बेंथम ये भी कहता है कि वयस्क मताधिकार के लिए कि एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए। तो ये बात भी बेंथम कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मत, ठीक है, मत का मतलब होता है वोट, तो ये याद रखना। तो शासन व्यवस्था में वो कहता है कि एक व्यक्ति का एक मत होना चाहिए, एक वोट होना चाहिए। तो ये शब्दावली भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति एक मत की शब्दावली किसकी है, बेंथम की है। किसकी है मेरे दोस्तों, बेंथम की है। तो ये आप समझ गए होंगे। वो कहते हैं कि वार्षिक संसद हो, 1 वर्ष में संसद का चुनाव हो, इस तरह से सुधार की बात बेंथम महोदय ने की थी। और गणतंत्र शासन व्यवस्था का उन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। पुरुषों को वयस्क मताधिकार दिया था, महिलाओं को वयस्क मताधिकार उन्होंने नहीं दिया था मेरे दोस्तों। और आगे बात करते हैं अपन कि शिक्षा से संबंधित, शिक्षा में सुधार, शिक्षा में सुधार की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जेल के अंदर कैदी के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए, नैतिक औद्योगिक शिक्षा होनी चाहिए। और ध्यान दो, अपने ग्रंथ, उस ग्रंथ का नाम क्या था, क्रिस्टोमेटिया। क्रिस्टोमेटिया एक ग्रंथ था, अंग्रेजी में लिख देता हूं, CHRESTO, क्रिस्टोमेटिया। तो क्रिस्टोमेटिया ये जो ग्रंथ है क्रिस्टोमेटिया, इस ग्रंथ के अंदर शिक्षा से संबंधित जानकारी दी, शिक्षा से संबंधित अपना सुझाव दिया था। और वो कहते हैं कि एक अनुभवी और पुराने जो छात्र हैं वो नए छात्रों को पढ़ाएंगे, नए स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार की वो व्यवस्था करता है। तो वो एक शब्दावली देता है, मोनिटोरियल, ये याद रखना, मोनिटोरियल, MONI, मोनिटोरियल। जैसे
हम अपन पढ़ते थे, आज भी बच्चे पढ़ते हैं, तो हम एक क्लास का मॉनिटर बना देते हैं और मॉनिटर का दायित्व क्या है कि वह कमज़ोर बच्चों को पढ़ाए, ठीक है मेरे दोस्तों, और उस पर क्लास पर अनुशासन रखे। तो ठीक मेरे प्रकार से वह बेंथम ये कहना चाहते हैं कि एक अनुभवी वह पुराने विद्यार्थी या जो उस क्लास के अंदर ऊंचे 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 पढ़ाई करने वाले अनुभवी वह पुराने विद्यार्थी वो नए बच्चों को पढ़ाएंगे। ये व्यवस्था से संबंधित जो सुधार है वो बेंथम ने कहा था, और इस व्यवस्था को उसने क्या नाम दिया, मोनिटोरियल नाम दिया। तो ये याद रखना, शिक्षा से संबंधित मोनिटोरियल शब्दावली किसकी है, बेंथम की है, और वो कौन से ग्रंथ में, कौन सी बुक में दिया, क्रिस्टोमेटिया के अंदर देता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आगे बात करते हैं अपन कि उसने और भी कहा था हस्तक्षेप की नीति, कि राज्यों को ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप लेसेज फेयर हस्तक्षेप अर्थात लेसेज फेयर। और इसको तो ये याद रखना, लेसेज फेयर कि हस्तक्षेप, लेसेज फेयर क्या है कि राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए यदि लोगों को सुख प्रदान करना है। तो वो कहता है कि कम से कम का मतलब कि जो व्यापारिक क्षेत्र है, जो आर्थिक क्षेत्र है, उसमें तो हस्तक्षेप राज्य को करना ही नहीं चाहिए। इसलिए बेंथम व्यक्तिवादी है। तो बेंथम आर्थिक क्षेत्र में ये कहता है कि राज्य को अपनी कानून व्यवस्था के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, इनकम के क्षेत्र में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कारण बेंथम क्या है, व्यक्तिवादी नज़र आपको आता है। तो इसको कहते हैं हस्तक्षेप, लेसेज फेयर, ठीक है, कि राज्य कम से कम न्यूनतम हस्तक्षेप करे, उसको कहते हैं हस्तक्षेप, लेसेज फेयर की नीति। और ध्यान दो, अब मैं एक बात और मैं आपको समानता पर भी समानता में सुधार, वो कहते हैं कि बेंथम सभी समान होना चाहिए। क्या सभी क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए, न्याय भी समान मिलना चाहिए, कानून भी सभी के ऊपर समान होना चाहिए, ठीक है। तो समानता के ऊपर उसने बल दिया था, स्वतंत्रता के ऊपर ज़्यादा बल नहीं दिया था। तो समानता के बारे में एक शब्द वो कहता है, ये कथन याद रखना कि बेंथम के अकॉर्डिंग कि एक व्यक्ति को एक ही गिनना चाहिए, एक व्यक्ति को एक ही गिनना चाहिए। वही मत वाली बात आ गई, वोट वाली बात आ गई मेरे दोस्तों। तो एक व्यक्ति को एक ही गिनना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि सभी व्यक्ति क्या है, समान होने चाहिए, कोई बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। वो शिक्षा के अंदर भी गरीबों को लेकर साथ चल रहा है, कानून व्यवस्था के अंदर भी नीचे तबके के लोगों को लेकर चल रहा है। तो बेंथम की नज़रों में क्या है कि सभी लोग क्या है, समान है, ठीक है। तो ये समानता के ऊपर उसने विचार दिए थे मेरे दोस्तों। अब मैं कुछ ऐसे कथन लिख रहा हूँ जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आ सकते हैं मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले बात मैं करूँ, बेंथम क्या कहते हैं, कुछ कथन याद रखना आप। बेंथम क्या कहता है कि समाज व्यक्तियों का योग मात्र है। समाज की प्रकृति आणविक बताई, आणविक है। तो ये याद रखना, समाज व्यक्तियों का योग मात्र है, समाज की प्रकृति आणविक है, ये बेंथम कहता है। सेबाइन
बेंथम के बारे में क्या कहता है कि बेंथम के विचार सार्वभौमिक अहमवाद है। तो ये बेंथम कहता है। और आगे बात करते हैं। और मैक्सी क्या कहता है, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। जैसे अब मैक्सी क्या कहता है, बेंथम ने राज्य व नैतिकता के मध्य वैसा ही पृथक्करण किया जैसा कि मैकियावेली ने किया था। ठीक है मेरे दोस्तों। मैक्सी क्या कह रहा है कि बेंथम ने राज्य व नैतिकता के मध्य वैसा ही पृथक्करण किया जैसा कि मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने क्या किया था कि राज्य और नैतिकता में अंतर किया था। ठीक है। और हमारे गांधी जी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी जी ने, कि राज्य और नैतिकता के अंदर अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन मैकियावेली ने अंतर किया था। और वही इस प्रकार से बेंथम क्या कह रहा है, ये बेंथम के बारे में मैक्सी क्या कह रहा है कि बेंथम ने उसी प्रकार से राज्य और नैतिकता के मध्य अंतर किया है जैसा कि मैकियावेली ने किया था। आगे बात करते हैं। वेपर क्या कहते हैं। वेपर थोड़ी आलोचना करते हैं। आलोचना में बेंथम को अमूर्तवादी कहा कि बेंथम को अमूर्तवादी कहा जाता है क्योंकि इतिहास, संस्कृति, सामाजिक विकास की सभी मान्यताओं को उपेक्षित कर दिया। बेंथम महोदय ने क्या किया, वेपर के अकॉर्डिंग, कि बेंथम को अमूर्तवादी कहा जाता है क्योंकि इतिहास, संस्कृति, सामाजिक विकास की सभी मान्यताओं को उपेक्षित कर दिया। उसने तो एक ही कहा था, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। तो ये एक आलोचना है वेपर के अकॉर्डिंग, ये याद रखना आप लोग। और सीबी मैकफर्सन क्या कहते हैं, बेंथम के राजतंत्रात्मक सिद्धांतों से संबंधित उसके लोकतंत्र को क्या कहते हैं सीबी मैकफर्सन। ध्यान दो, ये एक सीबी मैकफर्सन पूंजीवादी विचारक है। उन्होंने लोक को और होब्स को क्या कहा था, स्वत्वमूलक व्यक्तिवादी कहा था। तो ये याद रखना। तो इनको क्या कहते हैं, इन्होंने बेंथम के लोकतंत्र को संरक्षणात्मक मॉडल कहा था। ये याद रखना, संरक्षणात्मक मॉडल कहा था। ठीक है मेरे दोस्तों, ये याद रखना सीबी मैकफर्सन के अकॉर्डिंग। और
और ध्यान दो, एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका था कि उसने अपने निषेधात्मक राजनीतिक दर्शन के अंदर जब उसने प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया और प्राकृतिक कानूनों का खंडन किया और प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया, तब वो कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करते हुए प्राकृतिक अधिकारों व प्राकृतिक कानूनों का खंडन करते हुए वो क्या कहते हैं, खंडन तो उन्होंने कर दिया और बाद में क्या कहते हैं कि जो कानून होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, देवीय कानून या अपने कहते हैं कि ईश्वरीय कानून भी कह सकते हैं, और मानवीय कानून। तो ध्यान रखो कि देवीय कानून या ईश्वरीय कानून और मानवीय कानून जैसी शब्दावली भी किसकी है, बेंथम की है। ये आप गलत करके मत आना, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बाद में तो उसने अपने विधेयात्मक राजनीतिक दर्शन में तो उसने 4 प्रकार के कानून बताए थे, वो आपको मैंने बता दिया था पहले ही। और आगे बात करते हैं। और ये एक बेत्रिस वेब ने बेंथम को सिडनी वेब का भौतिक पिता कहा था, बौद्धिक पिता कहा था। तो ये याद रखना, बेड्रिक वेब ने बेंथम को सिडनी वेब का भौतिक पिता कहा था, ये याद रखना आप। एक बेंथम का एक कथन मैं आपके सामने और लिख रहा हूँ। बेंथम क्या कहना चाहते हैं, एक कथन याद रखना बेंथम का। वो क्या कहते हैं कि युद्ध व तूफान लड़ने के लिए श्रेष्ठतम हो सकते हैं, पर सहन करने के लिए शांति व सुरक्षा श्रेष्ठतम है। तो ये शब्दावली बेंथम कहता है, ये कथन बेंथम जी कहते हैं कि युद्ध व तूफान लड़ने के लिए श्रेष्ठतम हो सकते हैं, पर सहन करने के लिए तो शांति और सुरक्षा श्रेष्ठतम है। तो ये क्यों कहा था कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख कब मिल सकता है, जब उनके पास शांति रहेगी, जब सुरक्षा रहेगी। तो ठीक है मेरे दोस्तों, आगे ये याद रखना आप कि 1772 के अंदर क्या हुआ कि फ्रांस की सरकार ने बेंथम को नागरिकता दी थी, फ्रांस की नागरिकता। ये कभी आपसे पूछा जा सकता है कि बेंथम को फ्रांस की सरकार ने फ्रांस की नागरिकता कब दी, तो 1772, ये याद कर लेना मेरे दोस्तों, ठीक है। और एक बेंथम ने सुख दुख को मापने के लिए एक मैप बनाया था, जैसे अपने भारत की भौतिक व्यवस्था को समझने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए जो मैप होते हैं ना, वैसे एक मैप बनाया था अपने सुख दुख सिद्धांत को समझने के लिए। बेंथम ने अपने सुख दुख सिद्धांत को समझने के लिए या अपने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत को समझने के लिए उसने एक मानचित्र बनाया था, एक मैप बनाया था। उस मैप को अपन क्या कहेंगे, स्प्रिंग ऑफ एक्शन। क्या कहेंगे, स्प्रिंग ऑफ एक्शन, ठीक है मेरे दोस्तों। तो स्प्रिंग ऑफ एक्शन उनका एक मानचित्र था जो सुख दुख से संबंधित था। और
बेंथम का जो उपयोगितावाद है, बेंथम के उपयोगितावाद को हम बेंथमवाद भी कह सकते हैं, बेंथमवाद। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है मेरे दोस्तों कि बेंथमवाद क्या है, बेंथमवाद किसका दूसरा नाम है? तो आपका आंसर होना चाहिए उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम क्या है? बेंथमवाद है मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को तो आप सब जानते हो। ध्यान दो, राजा राम मोहन राय का समय कौन सा था? 1772 से लेकर 1833 का समय था। और हमारे बेंथम महोदय जी का समय कौन सा रहा है? 1448 से लेकर 1832 का समय। ठीक है, ये तो बेंथम का समय है, 1448 से लेकर 1832 का समय, 1748 से लेकर 1832 का समय बेंथम का है। और राजा राम मोहन राय का समय है 1772 से 1833 का। तो मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्यों समझाना चाहता हूँ? आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का वो सामाजिक सुधार, वे सामाजिक सुधार कौन से हैं जो पश्चिमी विचारक बेंथम के समकालिक थे, और समकालिक थे, साथ में उनसे बातचीत किया करते थे, उनसे पत्र व्यवहार किया करते थे। तो वो है राजा राम मोहन राय। ये याद रखना है आपको मेरे दोस्तों। जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे, ठीक है, तो वहाँ पर उनकी दोस्ती किससे हुई थी? बेंथम से हुई थी। तो आपस में पत्र व्यवहार भी किया करते थे, आपस में मित्र भी बन गए थे। तो ये बात रखना आप कि भारत के वे कौन से सामाजिक सुधार है, जो सुधारक है जो बेंथम से पत्र व्यवहार करते थे? तो राजा राम मोहन राय था। हमारे यहाँ पर एक गवर्नर जनरल जो आए थे, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो ये भी प्रश्न किया जा सकता है कि भारत का वो कौन सा गवर्नर जनरल है जो पश्चिमी विचारक बेंथम का समकालिक था? तो वो है लॉर्ड विलियम बेटिंग है, और वो बेंथम के समकालिक है। तो ये याद रखना। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग बेंथम के बारे में क्या कहते हैं? जब वो गवर्नर जनरल भारत का बनकर आए थे, तब वो एक पंक्ति कहते हैं कि वो पंक्ति क्या थी कि गवर्नर जनरल मैं बनकर नहीं जा रहा हूं, गवर्नर जनरल तो आप बनकर जा रहे हो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बात उन्होंने कहा था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कि गवर्नर जनरल मैं बनकर नहीं जा रहा हूं भारत का, गवर्नर जनरल तो बेंथम यानी आप जा रहे हो। तो इतनी उनकी मित्रता थी, उनके विचारों से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे मेरे दोस्तों। तो मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, जहां रहो खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ो लिखो। ठीक है मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।